आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के एक बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक के बारे में, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये क्या होता है? तो हमारे जिस्म में टेम्परेचर या ग्लूकोज लेवल या ब्लड प्रेशर एक हद के अंदर नॉर्मल रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अपने नॉर्मल हद में रहते हैं, उससे नहीं निकलते। तो इसकी वजह क्या है? ये सब होम्योस्टेसिस की वजह से। होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट सबसे पहले एक फिजियोलॉजिस्ट ने पेश किया जिसका नाम था क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड ने 1865 में इसका कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में जिक्र किया कि हमारे जिंदा रहने के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट का स्टेबल होना ज़रूरी है। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है? तो एक वो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं। हम सारी चीज़ों के लिए इस एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन हम इससे लेते हैं, खुराक वगैरह सब कुछ ये एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारी सेल्स के इर्द गिर्द जो माहौल है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो सेल्स के इर्द गिर्द क्या होता है? हमें मालूम है कि इसके इर्द गिर्द फ्लूइड होते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड भी होता है जिसमें प्लाज्मा है। यहाँ पर सिर के इर्द गिर्द जो फ्लूइड है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो सेल को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी चीज़ें हो, अपनी इस एनवायरनमेंट से लेते हैं और इस एनवायरनमेंट की वजह से ही सेल जिंदा है। तो ये जब ये एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है तो ये सेल की सारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो होम्योस्टेसिस का टर्म किसने पेश किया? ये एक फिजियोलॉजिस्ट है दूसरे जिसका नाम था वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनॉन। वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनॉन। होम्योस्टेसिस ग्रीक वर्ड है। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। तो लिटरली इसका मीनिंग है स्टेइंग द सेम और सेम स्टेट। ये असल में इस इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में है कि ये स्टेबल रहता है। बाहर का एनवायरनमेंट अगर चेंज भी हो जाए तो अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। बॉडी की तकरीबन ओवरऑल सिस्टम जो है वो इस इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। For example, the temperature regulation in our body is due to the homeostasis. Component of homeostasis. Every homeostatic system have three main parts. One is called receptor. जब कोई चेंज आता है तो ये उस चेंज को डिटेक्ट करता है, तो इट डिटेक्ट द चेंज। और स्टिमुलस दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है? ब्रेन जो है वो एक कंट्रोल सेंटर है और ये डिसाइड करता है, इट डिसाइड व्हाट टू डू, कि अब क्या करना है। जब कोई चेंज आया है हमें किस तरह से रिएक्ट करना है कि वो चेंज जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए या वो काम पूरा हो जाए। एक रिस्पांस हम देते हैं, उस चेंज को हम एक रिस्पांस देते हैं, डिसाइड व्हाट टू डू। तीसरी नंबर पर है इफेक्टर। इफेक्टर क्या करते हैं? इट कैरीज आउट द रिस्पांस। इसमें क्या आता है? मसल, ग्लैंड या अदर ऑर्गन। अब मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन, टू मेन टाइप ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन है। एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन या इसे हम ऑटो रेगुलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, जब कोई सिस्टम
जब कोई सिस्टम में कोई चेंज आ जाए तो ये सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उस चेंज को नॉर्मलाइज करते हैं खुद ब खुद। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये एक टिश्यू है, जब इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल घटता है तो ये सिर्फ एक केमिकल को रिलीज करते हैं और इस केमिकल को हम बोलते हैं लोकल सिग्नलिंग केमिकल्स। ये लोकल सिग्नलिंग केमिकल्स हैं और ये क्या रिलीज करते हैं, वेजोडाइलेटर्स सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड और एडिनोसिन। तो इसी जो ब्लड सप्लाई है, इस टिश्यू के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है, ये इस ब्लड वेसल को डायलेट करता है। तो ये जब डायलेट हो जाता है तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन जो है इस टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं ब्लड के थ्रू। तो ये इंट्रिंसिक रिलेशन है जिसमें नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये सिस्टम खुद ब खुद इन्वॉल्व होता है, ये सेल्स खुद ब खुद इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, जब कोई चेंज आ जाए तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाए उस चेंज के खिलाफ, तो हम फिर उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का मेन रोल होता है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द नर्वस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट रेट एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेंड मोर ऑक्सीजन टू द एक्टिव मसल्स। जब एक आदमी एक्सरसाइज करता है तो ऑक्सीजन लेवल घटता है, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि ऑक्सीजन का डिमांड जो है एक्टिव मसल में वो पूरा हो जाए। इट रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वहां पर इतनी ज़रूरत नहीं होती, और एक्टिव मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन भेज देता है, सेंड मोर ऑक्सीजन टू द एक्टिव मसल। अब ये हो गया एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे फीडबैक के बारे में। फीडबैक एक अहम मैकेनिज्म है और एंडोक्राइनोलॉजी में बहुत सारी जगहों पर हम इसका जिक्र करेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि व्हेन द सिस्टम आउटपुट affect its own future behavior is called feedback. What is feedback? The system output affect its own future behavior. Affect its own future behavior is called feedback. अब इसके दो अकसाम होते हैं, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक और एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, it opposes the change or it reverses the direction of the change when the system react in such a way as to arrest the change or reverse the direction of change. It arrests the change or reverse the direction of the change। मतलब जब कोई एक्टिविटी अपने नॉर्मल लेवल से गिर चुकी है या घट चुकी है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये वापस बढ़ जाएंगे, अपनी नॉर्मल लेवल पर आएंगे। जब कोई एक्टिविटी अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो चुकी है तो ये उसको कम कर देंगे, अपने नॉर्मल लेवल पे ले आता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये एक किस्म का नॉर्मलाइजिंग मैकेनिज्म है, ये सिस्टम को नॉर्मलाइज कर देता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम एग्जांपल लेते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से खुद ब खुद ब्लड प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाता है। जब थायरॉक्सिन का लेवल, एक दूसरा एग्जांपल, जब ये ब्लड में ज़्यादा होता है तो टीएसएच का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से डिक्रीज हो जाता है। टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन रिलीज करे। तो जब ये घटता है तो थायरॉक्सिन लेवल खुद ब खुद डिक्रीज हो जाता है। जब थायरॉक्सिन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो टीएसएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है ताकि थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाए।
थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज करें। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। ये भी एक मैकेनिज्म है, ये रेयर होता है पर बाज़ औक़ात ये बहुत लाजमी होता है। पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? इट एनहांस और एम्प्लीफाई द चेंज, इट एनहांस और एम्प्लीफाई द चेंज to achieve a specific goal। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। ब्लड क्लॉटिंग में, तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मेशन होती है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन and the thrombin convert fibrinogen to fibrin। जब ये थ्रोम्बिन फॉर्म हो जाता है तो ये और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, उसकी फॉर्मेशन को बढ़ाता है, तो और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ द ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड विच contract the uterus or it increase the uterus contraction। तो जब यूटेरिन कंट्रैक्शन होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये कंट्रैक्शन को बढ़ाता है और इस तरह से चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हमें लेते हैं मिल्क सिक्रीशन। तो कंट्रैक्ट करते हैं और मिल्क जो है वो सिक्रिएट होते हैं, तो सकिंग स्टिमुलेट मोर मिल्क सिक्रीशन एंड मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। जब बेबी सक करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है और ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? मायोसिन को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और लेट डाउन रिफ्लेक्स के थ्रू मिल्क सिक्रिएट होते हैं। तो जब सकिंग होती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये जारी रहता है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था होम्योस्टैसिस के बारे में। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अगले लेक्चर्स में।